जब ससुराल वालों ने नई नवेली दुल्हन को घर से निकालना चाहा, तो दुल्हन ने अपने पर्स से निकाल कर दिखाया कुछ ऐसा कि बहू की सच्चाई जानकर ससुराल वालों की हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गई और अगले ही पल डर से कांपते हुए बहू के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। आखिर ऐसा क्या देखा ससुराल वालों ने? ये जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए कमला बहन, आप जो करने जा रही हैं ना, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। हम तो ठहरे सीधे साधे लोग, हमने आज तक ऐसी धोखाधड़ी वाले काम नहीं किए हैं, इसीलिए इसके बारे में सोचते ही हमारे तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। हमसे इतना बड़ा गुनाह नहीं होगा, इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि परिणाम जो भी कुछ भी हो, लेकिन हमें हर काम सच बोलकर ही करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारी बड़ी बेटी जैसी भी है, हम लड़के वालों को उसी को दिखाएंगे। कहते हुए राशि की माँ बिमला जी और उसके पापा रामेश्वर जी अपने दूर के रिश्तेदार कमला जी, जो राशि का रिश्ता लेकर आई थी, उससे कह रहे थे हमें झूठ बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन उनका सुझाव यह था कि राशि देखने में थोड़ी मोटी है और उसका रंग उसकी छोटी बहन रूही की तरह साफ नहीं था। इसीलिए वह चाहती थी कि जब लड़के वाले उनके घर लड़की देखने आए तो रूही को दिखा दें। फिर वो बोली, दहेज तो मुंह मांगा दे ही रहे हैं, इसीलिए अगर रूही की जगह राशि की शादी राजीव से कर देंगे तो भी उन्हें बुरा नहीं लगेगा। आगे मैं उन्हें समझा दूंगी और बात कुछ बिगड़ती नजर आए तो उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ धनराशि उनके मुंह पर और दे मारेंगे। फिर मैं भी देखती हूँ ऐसे कैसे राजीव के माँ बाप नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि राजीव के माँ बाप कितने लालची किस्म के लोग हैं। अगर उनका मुंह बंद हो गया तो राजीव को मनाना तो उनके लिए बाएं का हाथ का खेल है, क्योंकि राजीव अपने माँ बाप की हर बात मानता है। अब कमला जी ने और भी इधर उधर के अनुभव बताए जिनकी शादी उन्होंने उसी तरह करवाई थी। फिर समय के साथ साथ ससुराल वाले भी को लोक लाज के डर से थोड़ा ज़्यादा दान दहेज लेकर शांत हो जाते हैं और बेटी राज करती है। राज पर कमला जी की ऐसी दमदार बातें सुनकर विमला जी और रामेश्वर जी भी इनके झांसे में आ गए और वैसा ही करते गए जैसा जैसा कमला जी कहती गईं। उन्होंने रूही को हल्के नीले रंग की साड़ी पहनाकर राजीव और उसके माँ बाप के सामने लेकर गए। राजीव तो रूही को एकटक निहारता ही रह गया, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया, क्योंकि रूही उस साड़ी में हूर की परी लग रही थी। रूही को देखकर तो राजीव के पापा मम्मी बोले, हमें इतनी सुंदर और सुशील लड़की मिल रही है, और क्या चाहिए? आपकी जो मर्जी हो वही दहेज में दे दीजिएगा, क्योंकि हम तो मानते हैं दुल्हन दुल्हन ही दहेज है। कमला जी, जो राजीव के पापा चरण जी और उसकी माँ रीमा जी को वह अच्छी तरह से जानती थी कि वे लोग कितने लालची किस्म के इंसान हैं। जब ये लोग अपने रिश्तेदार के लड़के की शादी में दहेज कम मिलने से इतनी लड़ाई कर सकते हैं, तो उनके अपने बेटे के दहेज के लिए तो पता नहीं क्या कर देंगे। आप लोग सिर्फ दहेज की व्यवस्था करके देखिए, फिर देखिएगा कैसे ये लोग हमारी रूही को भूलकर राशि के आसपास लट्टू की तरह मंडराते रहेंगे। कमला जी की भरोसेमंद बात पर विश्वास करके राशि के पिता रामेश्वर जी ने भी अपनी पत्नी विमला जी को आश्वासन दिलाया कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कमला जी ने इतना ज़रूर कहा था कि शादी होने तक वे लोग दुल्हन को घूंघट में ही रखें ताकि उनकी पोल न खुल जाए। और कमला जी ने लड़के वालों को भी बता दिया था कि वे लोग भी लड़के का मुंह सेहरे के नीचे छुपाकर ले आएं और वहाँ लड़की का घूंघट उठाकर देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके घर में यही मान्यता है कि उनके घर की बेटी घूंघट में ही विदा होती है, वरना उनके घर में अनर्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने भी सोचा लड़की तो देख ही ली है, अब दुल्हन घूंघट में भई रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए वे लोग भी बिना ना नुकुर के सहज ही मान गए। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन राजीव और उसके मम्मी पापा को अपनी बहू को अपने घर बहू बनाकर लाने वाले थे। सभी लोग खुशी खुशी रामेश्वर जी के घर बारात लेकर गए। रामेश्वर जी ने सभी अतिथियों का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया। शादी के मंडप की सजावट भी इतनी जबरदस्त थी कि लोगों की आंखें चौंधी आ गई। दहेज के नाम पर उन्होंने अपनी बेटी को हीरे मोती सोने चांदी के गहने जेवरे से लाद दिया। वहीं अपने दामाद और उसके मम्मी पापा के लिए भी ढेर सारे गहने जेवर भेजे। दहेज में लग्जरी कार, एसी के साथ साथ घर में उपयोग की जाने वाले पर्दे से लेकर
बेडरूम, किचन सभी जगह काम आने वाले सारे ब्रांडेड सामान दिए और रुपए तो उनकी सोच से परे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना दहेज उन्हें मिलेगा। दहेज देखकर तो राजीव और उसके माँ बाप के साथ साथ सभी बाराती आश्चर्य से चकित रह गए। सभी ने खुशी खुशी शादी की सारी रस्में पूरी की और दुल्हन को अपने साथ लेकर चले गए। बारात जब लड़के के घर गई, वहाँ भी शादी की रस्में खुशी खुशी पूरी की गई। अब आई सुहागरात की बारी। राजीव का मन तो अपनी जीवन संगिनी से मिलने के लिए मचल रहा था। उधर रीमा जी लोगों को अपनी बहू का दहेज दिखाती हैं और उसके तारीफों के पुल बांधती नहीं थक रही थी। राजीव ने अपना नया कुर्ता पजामा पहना, उस पर अपना मनपसंद परफ्यूम छिड़का और मस्त मौला होकर अपनी मस्तानी चाल में वहां गया जहां उसकी सपनों की राजकुमारी उसका इंतजार कर रही थी। वह जैसे ही अपने कमरे में गया, उसने सबसे पहले अंदर से कुंडी बंद कर ली ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अब वह कुछ शर्माता हुआ अपने सपनों की रानी के पास गया। उसकी दुल्हन भी 16 श्रृंगार किए अपने सपनों के राजकुमार का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन हाँ, शादी के पहले कमला जी और उसके माँ बाप ने मिलकर क्या गुल खिलाए थे, उसकी जगह उन्होंने रूही को दिखाया था। इन सब बातों के बारे में उन्होंने राशि को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उन दिनों राशि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने अपने घर से दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसीलिए उसके माँ बाप ने उसकी शादी किस शर्त पर या किस प्रकार गेम खेल कर की है, उसे पता ही नहीं था। वह तो यही सोचकर खुश थी कि राजीव जैसे पढ़े लिखे सुंदर नौजवान लड़के ने उसके रूप को नहीं बल्कि उसके गुणों को देखकर उससे शादी की है। क्योंकि राशि का रिकॉर्ड था कि जब से वह पढ़ाई करने स्कूल से कॉलेज तक पहुंची, उसका कभी भी सेकंड नंबर कभी नहीं आया था। हमेशा वह फर्स्ट रैंक ही लाती थी और कॉलेज की पढ़ाई करते हुए पीएससी की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी थी और उसे पूरा विश्वास था कि उसका सिलेक्शन इस बार नहीं तो अगली बार तो पक्का हो ही जाएगा। लेकिन माता पिता की जिद के आगे उसने हथियार डाल दिए और राजीव के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दी। लेकिन उसकी माँ ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हम दो बेटियों के माँ बाप हैं, जब तक एक बोझ कम नहीं हो जाता दूसरा बोझ कैसे उतारेंगे। माँ की यह बात राशि के दिल को चुभ गई और उसने बिना सोचे समझे ही अपनी माँ को शादी के लिए हाँ कह दिया। राशि के हाँ कहते ही उसके माँ बाप ने राशि की शादी ऐसे घोल मेल करके कर दी। उन सब बातों से अनजान राशि अपने पति के इंतजार में बैठी थी कि तभी राजीव उसके पास बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। उसका हाथ थोड़ा गद्देदार लगा। राजीव थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसने रूही का हाथ भी पकड़कर देखा था, क्योंकि उनकी शादी 3 महीनों के बाद हुई थी। उस बीच कभी कभी रूही और राजीव का मिलना जुलना हो जाता था, इसीलिए उसके हाथ के स्पर्श का एहसास उसे हो चुका था। उसने जल्दी से उसका घूंघट उठाया। जैसे ही उसका घूंघट उठाया, वह उसका चेहरा देखकर चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर उसके मम्मी पापा सहित घर में 2-4 मेहमान जो रुके हुए थे, सबके सब उसके कमरे में आ गए और उसके चीखने का कारण पूछा तो उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। उसने इशारे से ही अपनी सुहाग सेज पर बैठी दुल्हन की तरफ उंगली दिखाई। जब सभी लोगों की नज़र राशि पर पड़ी तो सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने जिस लड़की को शादी के पहले देखा था, यह लड़की वह तो नहीं है। सभी लोगों ने राशि पर एक साथ कई प्रश्नों की बौछार कर दी। राशि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन लोगों के प्रश्नों का क्या जवाब दे। वह उस समय केवल अपने आंसू बहाती रही। उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वहां उपस्थित सभी लोगों ने उसके माँ बाप को झूठे, फरेबी, मक्कार कहा तो राशि को मोटी काली भैंस कहकर सभी ने धुतकार दिया और राशि को हिदायत दी कि वह कल ही अपने माँ बाप को बुलाए और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाए। राशि रात भर अपने आंसू बहाती रही, लेकिन उसके आंसू देखने वाला या पोंछने वाला वहां पर कोई नहीं था। वह अपने माँ बाप के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर रोती रही। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उधर सुबह तड़के ही राजीव के पापा चरण जी ने राशि के पापा रामेश्वर जी को फोन किया। फोन में चरण जी का नाम देखते ही रामेश्वर जी तो थर थर कांपने लगे। लेकिन जब 3 से 4 बार उनका फोन आ चुका तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उन्होंने फोन उठाया। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, उधर से चरण जी रामेश्वर जी के साथ बड़ी विनम्रता के साथ बोले, अरे भाई साहब, आपने तो अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी।
हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। आकर देख लीजिए, अभी तक सोई है, वरना आप ही कहेंगे कि हमारी बेटी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और हमें खबर तक नहीं की। इसीलिए हमने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी, आना हो तो आइए, वरना देख लीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए। कहकर फोन काट दिया। अब रामेश्वर जी शादी की थकान से चूर सोती हुई अपनी पत्नी विमला को जगाते हुए बोले, विमला जी उठिए तो, गजब हो गया। विमला जी हड़बड़ा कर उठते हुए बोली, क्या हुआ जी? इतनी सुबह सुबह आपने मुझे क्यों जगाया? क्या बात हो गई जो आप इतने घबराए से लग रहे हो? तब रामेश्वर जी ने वह सारी बात विमला जी को बताई जो चरण जी ने कहा था। विमला जी बोली, देखिए जी, भगवान करे सब ठीक हो, बात वही हो जो उन्होंने कहा और कुछ दूसरी बात ना हो। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। फिर भी आप कमला जी को एक बार फोन करके बता दीजिए कि राशि के ससुराल में अगर कुछ भी ऐसी वैसी बात होती है तो वे तैयार रहें। कहकर वे दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी तैयार हुए और राशि के ससुराल जाने के लिए निकल गए। वहां जाकर देखा तो उनके घर में ऐसा लग रहा था जैसे मातम छाया हो। विमला जी ने थोड़ी देर के बाद कहा, समधन जी, घर में सभी लोग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारी बिटिया राशि कहाँ है? तभी रीमा जी बोली, आप उसी के कमरे में जाकर देख लीजिए, अभी तक आराम फरमा रही है महारानी। आप लोगों ने दो चार नौकर चाकर जो भेज रखे हैं घर का काम करने के लिए। अरे, ये आप कैसी बातें कर रही हैं समधन जी? अच्छा तो क्या कहूँ, आप लोगों ने शादी के पहले दूसरी लड़की को हमें दिखाया और शादी किसी दूसरी ही लड़की से कर दी। ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई आप लोगों की? आप लोगों को तो धोखाधड़ी के केस में जेल में डलवा देना चाहिए। जेल का नाम सुनते ही विमला जी और रामेश्वर जी कांपने लगे। उन्होंने रीमा जी और उनके पति चरण जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बोले कि उनकी बात एक बार तो सुन लें। तब चरण जी बोले, अब कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो चलिए हम भी तो सुने। आपकी और कौन सी मनगढ़ंत कहानी तैयार है जिसमें आप लोग हमें और फंसाने की साजिश कर रहे हैं? तब रामेश्वर जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि एक बार कमला जी को बुला लीजिए, जिन्होंने आपके बेटे और हमारी बिटिया की शादी करवाई है। उन्हें तो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम लोग कुछ भी बात बताएंगे आप लोगों को झूठी लगेगा, तो क्यों ना आप उन्हीं के मुंह से सारी सच्चाई सुन लीजिए। तभी रीमा जी ने कमला जी को फोन लगाया और अपने घर आने के लिए कहा। कमला जी समझ गई कि सारा गुड़ गोबर एक हो गया है। अब उसने पैतरा बदल लिया। वह जैसे ही राजीव के घर गई, सभी लोग उसे खा जाने वाली दृष्टि से देखने लगे। तभी कमला जी ने बात छेड़ा, हाँ तो भाई, नए समधी समधन का इतनी जल्दी आना कैसे हुआ अपनी बेटी के नए ससुराल में? उसका इतना कहना था कि सभी लोग टूट पड़े उसे सुनाने के लिए। फिर चरण जी ने कहा, सभी लोग एक एक करके बोलेंगे, तभी तो वह सबके सवालों का जवाब दे पाएगी। तब रीमा जी ने कहा, हाँ तो कमला, तुम ये बताओ, जब हम लड़की देखने गए थे तब तो इन्होंने कितनी सुंदर सी लड़की को दिखाया था, और जब ब्याह किया तब क्या तुमने एक बार भी उसका चेहरा देखा था कि जिस लड़की की शादी मेरे बेटे राजीव के साथ हो रही है वह वही लड़की है या बदल दी गई है? कमला अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, हे भगवान, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? क्या दुल्हन बदल दी गई है? आपने जिस लड़की को देखा था उस लड़की के साथ शादी नहीं की इन्होंने? हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रह गया है। ये लोग तो हमारे दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग ऐसा घटिया काम भी कर सकते हैं। जो होना था वह तो हो गया भाभी, अब आप ही बताइए आगे क्या करना है। मैं आप लोगों के फैसले व पूरा सम्मान करूंगी। रीमा जी बोली, करना क्या है, बात स्पष्ट है। उन्होंने जिस तरह से धोखाधड़ी से झूठ बोलकर अपनी बेटी काली भैंस जैसी बेटी को हमारे गले बांधने की नाकामयाब कोशिश की है, वैसे ही अपने घर लेकर जाएं। हमें नहीं चाहिए इनकी बेटी। हमें तो इनकी और इनकी बेटी की शकल से भी नफरत होने लगी है। अपनी गंवार बेटी को यूं इस तरह हमारे मत्थे मर देंगे, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी रामेश्वर जी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने लगे तो रीमा जी ने अपने हाथ का इशारा करके कहा, आप तो चुप ही रहिए, आपके मुंह से हमने कुछ भी नहीं सुना। आजकल जमाने में बताइए कौन इतना घूंघट निकालता है भला? और आप लोगों ने अपने परिवार की परंपरा के नाम पर अपनी बेटी के काले कलूटे चेहरे की सच्चाई सबके सामने ना आ जाए सोचकर दो हाथ का घूंघट निकाल कर रखा।
जबकि आजकल तो घूंघट वाली प्रथा ही समाप्त हो चुकी है और हम मूर्ख लोग भी आप लोगों के झांसे में आ गए। काश हमने जयमाला या फेरों के पहले ही दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लिया होता, तो आपके विश्वासघात की सच्चाई का पर्दाफाश हो जाता और हमारा बेटा इस जबरदस्ती और धोखाधड़ी की शादी से बच जाता। तब रामेश्वर जी बोले, कमला जी आप कुछ बोलिए। अरे हम लोगों ने आपसे क्या कहा था? तब कमला ने अपना दाव उल्टा पड़ता देख बोली, हाँ भाभी, इन्होंने इनकी बेटी की शादी से पहले मुझसे कहा था कि जब तक लड़के वाले लड़की पसंद नहीं कर लेते तब तक हम रूही जो इनकी छोटी बेटी है उसे दिखा देते हैं, और जब राजीव दूल्हा बनकर आएगा तब राशि को दुल्हन बनवाकर मंडप में बैठा देंगे। कमला जी का इतना कहना था कि राशि भी नहा धोकर वहां पहुंच गई जहां वह सारी बातें हो रही थी। उसने कमला जी की सारी बातें सुन ली। उसे अपनी मम्मी पापा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने सचमुच छल करके उसकी शादी राजीव से की, लेकिन आगे की बात वह नहीं सुन पाई। तभी रामेश्वर जी बोले, अरे कमला जी आप ये क्या कह रही हैं? यह सारा आइडिया तो आपने ही हमें दिया था और यह भी कहा था कि अगर राजीव के मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो दहेज के रूप में कुछ नकदी उनके मुंह पर दे मारेंगे, क्योंकि ये लोग तो बहुत ही लालची किस्म के लोग हैं। हमने तो कितना मना किया था आपको ये सब करने के लिए, लेकिन आपने ही हमें कहा था कि हमारी छोटी बेटी रूही को दिखाकर बड़ी बेटी राशि के साथ शादी करवाने के लिए, और आज जब बात सामने आ रही है तो आप पीछे हट रही हैं। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। तब कमला जी रीमा जी की तरफ मुखातिब होकर बोली, देखा भाभी जी इन चालबाजों की चालाकी। जब पानी इनके सिर से ऊपर जाने लगा तो सारा दोष इन्होंने मेरे सर पर मढ़ दिया। अरे मुझे कौन सा नफा या नुकसान होने वाला था जो मैं ऐसा घटिया आइडिया देने जाऊंगी इन्हें। हाँ, ये लोग अगर कहे हैं कि अगर दहेज के नाम पर कुछ मोटी रकम दे सकते हैं और अगर आप लोग तैयार हैं तो देख लीजिए, बात अगर बनने लायक हो तो बना लीजिए, घर की बात घर में ही रह जाएगी और आप दोनों पक्ष वालों भी खुश, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। कहकर कमला जी ने रीमा जी की तरफ कनखियों से इशारा किया कि वे लोग पैसों की डिमांड कर लें, लेकिन राशि को ना ही रीमा जी की अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, ना ही राजीव अपनी पत्नी के रूप में। चरण जी ने भी एक सिरे से साफ नकार दिया कि वे राशि को किसी भी शर्त पर अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। कमला ने रीमा जी को उनके कमरे में ले जाकर भी समझाया कि अगर वे लोग चाहें तो मोटी रकम समय समय पर राशि के पापा से मांग सकते हैं, लेकिन उसे बहू के रूप में अपने घर पर ही रहने दें। अगर राजीव को बिल्कुल ही पसंद नहीं होगी तो कुछ दिनों के बाद दूसरी शादी अपने पसंद की कर लेगा। लेकिन रीमा जी बिल्कुल नहीं मानी कि वह राशि को अपने घर में रखें। उन्होंने कहा कि उस लड़की का चेहरा जब जब मेरे सामने आएगा उसका झूठ और धोखा ही मेरे सामने आएगा, इसीलिए उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। जब राजीव और उसके परिवार वालों ने ऊपर किसी भी लालच का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो हार कर कमला जी को कहना पड़ा, भाई आप लोगों ने शादी के पहले दूसरी लड़की को दिखाया और शादी दूसरी लड़की से किया तो उसका खामियाजा तो आप लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। उनके इतना कहते ही राशि के मम्मी पापा रामेश्वर जी और बिमला जी हतप्रभ से अपनी आंखें फाड़कर कमला जी को ही देखते रह गए। जब तक राशि भी अपने सामान के साथ अपने मम्मी पापा के पास आ गई। उसके हाथों में ट्रॉली का बैग देखकर रामेश्वर जी और बिमला जी समझ गए कि अब यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वे लोग अपनी बेटी के बारे में जानते थे कि वह कितनी स्वाभिमानी है। उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने पापा से कहा, पापा आप लोगों की बात हो गई हो तो चलें। रामेश्वर जी ने भी हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से अपने दोनों हाथ जोड़कर चले गए। जब अपने घर जाने के लिए बस स्टैंड से आगे जाने लगे तब राशि ने कहा, पापा गाड़ी यहीं पर रोक दीजिए। उसके मम्मी पापा आसर से उसे देखने लगे कि वह ऐसा क्यों बोल रही है। तभी विमला जी ने पूछा, क्यों बेटी यहाँ गाड़ी रोकने को क्यों बोल रही हो? राशि बोली, मम्मी मेरे कुछ अधूरे काम बाकी रह गए थे तो अब पूरे करने जा रही हूँ। अधूरे काम? कौन से अधूरे काम बेटी? वही कि मैंने जो पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी वह पूरा करके ही घर वापस आऊँगी, और हो सके तो मेरे घर आने का इंतज़ार मत कीजिएगा। रूही की शादी जल्दी से जल्दी किसी अच्छे लड़के के साथ कर दीजिएगा और मुझे घर में बुलवाने की कोशिश मत कीजिएगा। कहकर वह जल्दी से अपने पापा की कार से उतरी और अपना सामान उतार कर एक बस में जाकर बैठ गई।
उसकी मम्मी ने उसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह कुछ भी नहीं बोली तो उन्होंने भी उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया और उसे जाने दिया, इस आस के साथ कि अभी उसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। समय के साथ साथ उसकी भी नाराज़गी कम हो ही जाएगी, तो वह खुद ब खुद अपने मम्मी पापा के पास आ ही जाएगी। समय यूं ही बीतता रहा और 2 साल बाद रूही की शादी भी पक्की हो गई। रूही के मम्मी पापा राशि को रूही की शादी में बुलाना चाहते थे, लेकिन राशि ने आने से साफ मना कर दिया। कहा कि वह जिस काम से अपने मम्मी पापा से दूर रह रही है, जब तक पूरा नहीं हो जाएगा वह घर किसी भी शर्त पर नहीं आएगी। राशि के जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर जबरदस्ती करके राशि को बुला भी लेंगे तो उसके चेहरे में मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं होगा, जो उसे तो दुख देगा ही देगा, साथ ही साथ उसके मम्मी पापा के साथ साथ उसकी नई नवेली दुल्हन बनी छोटी बहन का मन भी अपनी बड़ी बहन को उदास देखकर मायूस हो जाएगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि राशि जो चाहती है उसी की इच्छा के अनुसार सब चलने दें। इस प्रकार रूही की शादी भी संपन्न हो गई, लेकिन राशि नहीं आई। वह अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित पर पढ़ाई करती रही और बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करके एक नामी कंपनी में मैनेजर के पद पर उसे जॉब मिल गया। राशि ने अपने शरीर की तरफ भी इतना ध्यान दिया कि बराबर जिम जाना, पौष्टिक खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और बराबर नींद लेना। इस प्रकार वह अपने दिनचर्या में पूरा पूरा ध्यान देने लगी। करीब 10 सालों तक उसने किसी से भी संपर्क नहीं किया था। उन 10 सालों में राशि ने 3 से 4 कंपनी में जॉब किया। अब उसके पास इतना अनुभव और इतने पैसे हो गए थे कि वह अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी खोलने की सोचने लगी। तभी उसकी मुलाकात उसी के क्लासमेट मोहित से हुई। जब मोहित राशि से मिला तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बातों ही बातों में मोहित ने राशि को बताया कि उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसके मम्मी पापा का प्लेन क्रैश होने की वजह से स्वर्गवास हो चुका है और उसके पापा की जो कंपनी थी उसे उसके चाचा ने धोखे से अपने नाम करवा लिया है। इसीलिए इतने बड़े कंपनी के मालिक का बेटा होते हुए भी मैं अपने दादाजी के साथ एक छोटे से घर में रह रहा हूँ। मेरे दादाजी को कंपनी चलाने का बहुत ही तजुर्बा है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं फिर से उतनी बड़ी कंपनी खोल सकूं। राशि को तो मोहित की बातें सुनकर मन में गुदगुदी से होने लगी, लेकिन उसने एक बड़ा धोखा खा लिया था, इसीलिए इतनी जल्दी उतावलापन ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर उस दिन तो मोहित से कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह मोहित को अपने स्कूल और कॉलेज के समय से जानती थी कि वह कितना मतलब ही और अय्याश किस्म का लड़का है। अब मोहित आए दिन राशि से मिलता, बातें करता, लेकिन उसकी बातों में पहले जैसा उतावलापन नहीं था। अब वह गंभीर, शांत और समझदारी भरी बातें करता था। उसकी बातों में दर्द झलकता। फिर वो अपने मन की तसल्ली के लिए उसके दादाजी सेठ राम प्रकाश जी से मिलना चाहती थी। एक दिन उसने मोहित से कहा, मोहित, मैं तुम्हारे दादाजी से मिलना चाहती हूँ। मोहित तुरंत ही तैयार हो गया। दोनों दादाजी के पास गए। राम प्रकाश जी समझ गए कि लड़की में बहुत टैलेंट है। बातों बातों में राशि ने कंपनी डालने के बारे में दादाजी से पूरी जानकारी ले ली। फिर दूसरे दिन राशि अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर सीधे मोहित के दादाजी सेठ राम प्रकाश जी के पास चली गई और उसके मन में मोहित के लिए जो भी गलतफहमी थी वह सारी बातें दादाजी के पास रख दी। दादाजी बोले, हाँ बेटी, तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो। मोहित सच में अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। उसे किसी भी बात की समझदारी नहीं थी। वह बहुत ही मतलबी, आवारा, अय्याश किस्म का लड़का था। परंतु बेटी, समय की मार ना अच्छे अच्छों का अकल ठिकाने लगा ही देती है। बस वही हुआ मोहित के साथ। जब से उसके मम्मी पापा का देहांत हुआ, उसके चाचा ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और हम दोनों दादा पोता को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो तो धन्य है मेरा बेटा, जो अपने बेटे को समय समय पर समझाता रहता था कि हमेशा समय एक साथ नहीं रहता, इसीलिए पढ़ाई कर लो। और उसने इसको अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, जो आज वही पढ़ाई उसके पेट भरने का जरिया बन गई है। वरना क्या करते हम दोनों दादा पोता। मेरे पास अनुभव तो है, लेकिन मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ मुझे उम्र का हवाला देकर कोई काम ही नहीं देता। कहते हैं, दादाजी, अब आपके आराम से बैठकर खाने के दिन हैं, कब तक कमाएंगे, अब आप आराम से बैठकर खाइए। लेकिन बेटी, मेरा मन बहुत रोता है जब मेरा पोता सुबह से शाम तक काम करता है और घर आकर खाना भी बनाता है
और जब सोता है तो ऐसे सोता है कि सुबह कब हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब सुबह मैं उसे जगाता हूँ तो कहता है, क्या दादाजी, अभी अभी तो मैं सोया हूँ और आप इतनी जल्दी जगाने भी आ गए। जब मेरा मन बहुत रोता है कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक का बेटा आज नौकरों की तरह इतनी मेहनत करता है कि सारी रात उसे 1 घंटा जैसे लगती है, और उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। राशि ने दादाजी के आंसू पोंछते हुए कहा, दादाजी, अगर मैं कहूँ कि अब आपके रोने के दिन चले गए तो? रामप्रकाश जी आश्चर्य से बोले, क्या क्या कह रही हो बेटी तुम? क्या मोहित का प्रमोशन हो गया है या उसकी लॉटरी लग गई है? तब राशि ने हंसते हुए कहा, दादाजी, आप यूं समझ लीजिए कि उसकी बंद किस्मत का ताला खुल गया है। कब, कैसे, कहाँ बेटी? मुझे विस्तार से बताओ ना, दादाजी ने कहा। राशि मुस्कुराकर बोली, उसकी बंद किस्मत के ताले की चाबी आप हैं दादाजी, आप। ओ कैसे बेटी? दादाजी ने कहा। तब राशि ने बताया कि मोहित और मैं मिलकर कंपनी खोलना चाहते हैं, लेकिन हम नौसिखिया हैं, हमारे पास अनुभव की कमी है और आपके पास अनुभव का भंडार है। तो आपका अनुभव और हमारा पैसा और मेहनत मिलकर देखिएगा दादाजी, हम कंपनी को ऐसे चलाएंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। राशि जब राम प्रकाश जी के साथ बातें कर ही रही थी कि मोहित भी उसी समय अपने घर आ गया था, क्योंकि वह अपनी जरूरी फाइल घर पर ही भूल गया था। उसने जब राशि के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वह फूला ना समाया और तुरंत ही पीछे वापस चला गया, यह सोचकर कि इतनी बड़ी खबर उससे पहले कौन मां सुनाता है। तभी 1 घंटा बीत जाने के बाद भी किसी ने उसे फ़ोन नहीं किया, तो उसी ने अपने दादाजी को फ़ोन किया, ये पूछने के लिए कि क्या उसकी नीले रंग की फाइल घर पर रखी है। दादाजी ने भी कह दिया, हाँ हाँ रखी हुई तो है, लेकिन यह नहीं बताया कि राशि बेटी घर पर आई है। फिर मोहित ने कहा, और सब ठीक तो है ना दादाजी? तो उन्होंने भी कह दिया, हाँ हाँ बेटा सब ठीक है, मुझे क्या होगा। मोहित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दादाजी ने उसे राशि के आने के बारे में क्यों नहीं बताया। फिर वह नहीं बोला, यह सोचकर कि शायद घर पर ही दादाजी ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन जब मोहित घर पहुंचा तो फिर दादाजी ने उसे कुछ नहीं बताया। मोहित अपने घर गया और फाइल लेकर थोड़ी देर राशि के साथ बात की और राशि के आने का कारण पूछा तो उसने भी कह दिया कि वह उधर किसी काम से आई हुई थी, सोचा दादाजी से मिलती चलूं, इसीलिए आ गई और कोई बात नहीं है। मोहित ने भी अपनी फाइल ली और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। राशि बोली, दादाजी, हमें मोहित को बता देना चाहिए था कि हमारी प्लानिंग क्या है। दादाजी बोले, अभी नहीं बेटा, समय आने पर सब बता देंगे। ठीक है दादाजी, कहकर राशि भी वहां से चली गई। मोहित जब ऑफिस से घर आया तो सोचा दादाजी उसे कुछ बताएंगे, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि बेटा मोहित, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्यों दादाजी, क्यों, चाहिए, कुछ खरीदना है क्या? मोहित ने पूछा। नहीं, बस मैं तो यूं ही पूछ रहा था कि अब तक तुमने कितना कमा लिया है। मोहित ने भी कह दिया, यही कोई 2-4 हज़ार होंगे। मोहित की बात सुनकर दादाजी चौंक गए और बोले, अरे तू ये क्या बोल रहा है? क्या यह 2-4 हज़ार से कंपनी खड़ी कर लेगा? क्या कंपनी? कौन सी कंपनी? मोहित ने आश्चर्य से पूछा। तब दादाजी को मजबूरन मोहित को सारी बात बतानी ही पड़ी कि राशि के साथ उनकी क्या क्या बात हुई थी। तब मोहित बोला, दादाजी, मैं जब फाइल लेने आया था तब मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी, लेकिन आप दोनों में से कौन इस बात के बारे में बताएगा, मैं यही देख रहा था। लेकिन वाह जी वाह, मान गया मैं आप दोनों को, दोनों ही बड़े छुपे रुस्तम निकले। राशि ने भी कुछ नहीं बताया और आप भी कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो तो मैंने अपनी तिकड़म लगाई कि आपको किस तरह का जवाब दिया जाए कि आपकी जुबान पर सच्चाई सामने आए। और देखिए दादाजी, तो आप कामयाब हो गया। मैं तो इतने में ही कामयाब हो गया। अब तो आप भी मान गए ना कि आपका पोता पहले की तरह नालायक हमारा निकम्मा नहीं है। हाँ बेटा, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सकते हो। और उन्होंने मोहित को वह सारी बात बता दी जो राशि के साथ हुई थी। मोहित यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत राशि को फ़ोन लगाया और बधाइयाँ देने लगा। तो राशि बोली, अच्छा, तो दादाजी ने इतनी जल्दी तुम्हें सारी बात बता ही दी, तो तुम क्या चाहती थी? यह बात मुझे पता ही ना चले? देखो राशि, तुम मेरी दोस्त हो या दादाजी की, तुमने मुझसे बात ना करके दादाजी से की। नहीं मोहित, ऐसी बात नहीं है, दादाजी अनुभवी हैं। मैं तो दादाजी से उनकी राय जानने के लिए ही गई थी। हम तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। अच्छा, कोई बात नहीं राशि, अब ये बताओ कब से शुभारंभ करें?
दादाजी और तुम जब से कह दो, राशि ने कहा। ठीक है, हम कल दोनों की छुट्टी है। दादाजी ने बहुत पहले हाईवे के किनारे एक प्लॉट खरीद कर रखा है। हम उसे देखने चलेंगे, फिर सोचेंगे कब से काम चालू करना है। दूसरे ही दिन राशि और मोहित राम प्रकाश जी उस प्लॉट को देखने गए और विचार बनाया कि तुरंत ही काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि काम तो शुरू करना ही है। तो कल करें आज से, तो क्यों ना आज से ही शुरू कर दें। अब मोहित और राशि दिन रात मेहनत करते और दादाजी की कंपनी का काम देखते देखते समय पंख लगाकर उड़ रहा था। और देखते ही देखते 6 महीने के अंदर कंपनी का काम पूरा हो गया। चीफ गेस्ट के रूप में दादाजी ही थे, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया था। राशि और मोहित का व्यवहार इतना अच्छा था कि उनके साथ काम करने वाले उनके कुछ सीनियर और कुछ जूनियर जो अपने बॉस से परेशान हो गए थे, दादाजी की कंपनी में आ गए। अब और वर्कर्स की कमी हुई तो राशि और मोहित ने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया कि उनकी कंपनी में नए वर्कर्स की ज़रूरत है। उस समाचार को राजीव ने भी पढ़ा, जो नौकरी के लिए दूर दर दर की ठोकरें खाता फिरता था, क्योंकि जब उसने राशि को मोटी काली भैंस कहकर अपने घर से निकाल दिया था, उसके कुछ दिनों बाद ही उसने दूसरी शादी एक बिजनेसमैन की बेटी सीमा से कर ली थी। सीमा देखने में तो परी लगती थी, दहेज भी ढेर सारा लाई थी, लेकिन उसमें एक खराब गुड़िया था कि वह हर चीज़ में मेरा तेरा करती थी। छोटी से छोटी चीज़, यहाँ तक कि उसके मायके से खाने का कुछ भी चीज़ आती, उसमें भी वह मेरा तेरा करती। उसके मायके से जो कुछ भी आता उसे वो अपनी ससुराल वालों में से किसी को भी नहीं देती थी, परंतु हाँ, ससुराल का जो कुछ भी होता उसे वह उपयोग कर लेती, खा लेती, यह कहकर कि उसका वह अधिकार है। वह अपना मायका छोड़ कर आई है, इसीलिए ससुराल वालों का फर्ज बनता है कि वे लोग उसकी हर फरमाइशें पूरी करें। उसकी ऐसी हरकतों से तंग आकर राजीव और सीमा को उसके मम्मी पापा ने अलग कर दिया था, ताकि राजीव उसे अपनी कमाई से कमाकर खिलाए। जब सीमा की फरमाइशें पूरी नहीं होती तो सीमा राजीव से लड़ झगड़े करती, पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी देती। एक पत्नी तो वह पहले ही छोड़ चुका था, यह भी छोड़ गई तो बदनामी हो गई। ऐसा सोचकर राजीव अब दिन रात मेहनत करता, लेकिन सीमा की फरमाइशें पूरी ही नहीं होती थी। इसीलिए राजीव ने तंग आकर दूसरी कंपनी ज्वाइन करने की सोची और वहां पहुंच गया जहां राशि और मोहित ने मिलकर कंपनी खोली थी। सभी लोग बाहर बैठे थे, उन्हीं के साथ राजीव भी बैठा था। एक एक करके गार्ड सबके नाम पुकार रहा था। जिसकी बारी आती वह कैंडिडेट ऑफिस के अंदर जाता। कंपनी के मालिक अर्थात राशि और मोहित उनसे सवाल पूछते। अगर जवाब संतुष्टिजनक होते तो उन्हें काम पर रख लिया जाता। 3-4 लोगों के बाद राजीव की बारी आई। राजीव ने जैसे ही राशि को देखा, उसके सामने नेम प्लेट पर उसका नाम लिखा राशि देखा तो वह देखता ही रह गया। वह आश्चर्य से एकटक देखता रहा और जोर से चिल्लाया, राशि। मोहित के साथ साथ वहां खड़ा गार्ड भी आश्चर्यचकित रह गया कि यह आदमी कौन है जो इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन को डायरेक्ट राशि कहकर बोल रहा है। फिर उसने धीरे से मैडम भी कहा, लेकिन मैडम शब्द को किसी ने नहीं सुना। फिर मोहित बोला, राशि क्या तुम इसे जानती हो? राशि ने नाम में सिर हिला दिया। राशि का नाम में सिर हिलाना था कि मोहित ने सीधे उसका कॉलर पकड़ लिया और उसके गाल पर एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। फिर गार्ड भी दौड़ कर आया और उसके गाल पर 2 थप्पड़ रसीद कर दिए। फिर राशि बोली, मोहित ये कौन है, कहाँ से आया है और इसने मेरा नाम इतनी जोर से क्यों बोला? हम विस्तार से पूछ लेते हैं। और गार्ड से कहा, रवि तुम भी अपनी ड्यूटी पर रहो। मोहित राशि की बात सुनकर थोड़ा शांत हुआ। राशि ने मोहित को पानी पीने के लिए दिया और राजू से प्रश्न किया, हाँ तो मिस्टर, अब बताइए आपने मेरा नाम इतनी जोर से क्यों लिया? आपने जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उसमें तो लिखा है पिछले 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है। तो क्या आप जहाँ भी जाते हैं सुंदर सी छरहरा बदन वाली अमीर लड़की देखी नहीं कि आपकी लाल टपकने लगती है? राशि को आज अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करता देख राजीव शर्म से पानी पानी हो रहा था। राशि सचमुच उन दिनों सुंदर दुबली पतली रूही की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया था कि जिस कारण से उसे बेइज्जत करके उसके ससुराल वालों ने नई नवेली दुल्हन को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, वह उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देगी। राशि अपने आप की तरफ उस समय भी ध्यान दे सकती थी, लेकिन उन दिनों उसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का ही जुनून था।
और उसके मम्मी पापा ने उसे उसकी शादी के बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं दी और पढ़ाई भी नहीं हुई थी, और शादी यह सोच कर दी कि हमारी दो दो बेटियां हैं, एक बेटी की शादी कर देंगे तो दूसरी बेटी के लिए समय ज़्यादा मिल जाएगा ताकि उसके लिए भी दहेज की व्यवस्था कर सकें। लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि उसका परिणाम कितना भयंकर होने वाला है। राशि के प्रश्न का कोई जवाब नहीं था राजीव के पास। मोहित ने फिर पूछा, हाँ तो राजीव महाशय, क्या आप राशि मैडम को पहले से जानते हैं? क्या कहीं देखा था कभी? राजीव हकलाता हुआ हाँ हाँ नहीं नहीं सर कहता हुआ चुप हो गया। तब राशि बड़े प्यार से बोली, अरे भाई, कहीं देखा होगा तो हाँ बोल दीजिए, नहीं ना बोलिए। मैंने तो तुम्हें कहीं कभी भी कहीं नहीं देखा, लेकिन तुमने तो मुझे देखकर मेरा नाम ऐसे लिया जैसे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी शब्द सुनकर राजीव के पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपता हुआ लड़खड़ाती जुबान में बोला, मुझे माफ कर दीजिए राशि मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सचमुच भाग्यलक्ष्मी हैं, जिसके पास भी जाएंगी उसका भाग्य पलट कर रख देंगी, जैसे सर का भाग्य पलट दिया आपने। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। कहकर उसकी दोनों आंखों में आंसू आ गए। मोहित बोला, राशि ये क्या कह रहा है? इसे हम जॉब में रखने के लिए बुलाया है या इससे आशीर्वाद लेने? तब राजीव ने मोहित के पैर पकड़ लिए और रोकर पूरी बात बता दी, और यह भी बताया कि वह अपनी पत्नी से कितना परेशान है। राशि ने मुझे अभी तक तलाक नहीं दिया है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप राशि को अपना लीजिए। मैं तलाक के पेपर में साइन करने के लिए तैयार हूँ। तभी दादाजी ने देखा राशि और मोहित उस लड़के से ऐसा क्या पूछ रहे हैं जो वह लड़का अभी तक नहीं निकला है। वहां जाकर देखा तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्होंने सारी सच्चाई जानने के बाद कहा, बेटा मोहित, राशि बेटी ने मुझे अपने अतीत के बारे में उसी दिन सब बता दिया था। मैंने तो उसी दिन से राशि बिटिया को अपने घर की बहू मान लिया था, लेकिन मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। परंतु इस नालायक ने इतनी सुशील और संस्कारी लड़की का केवल रंग देखा, उसके गुणों को नहीं देखा। कोई बात नहीं राशि बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपने जाकर सोच कर बताना। और हाँ, अगर इस लड़के को नौकरी चाहिए तो उसे रख लो, और सैलरी इतनी देना कि इसने सोचा भी नहीं होगा। इसका काम रहेगा फाइल यहाँ से वहाँ ले जाना, फाइल ढूंढ कर देना, पानी पिलाना, सिर्फ राशि और मोहित को। राजीव को पैसे चाहिए थे, पैसे तो मुंह मांग ही रहे थे, इसीलिए उसने वह जॉब भी स्वीकार कर ली। अब वह आधी सैलरी अपने माँ बाप को देता और आधी सैलरी अपनी पत्नी सीमा को। जब वो अपने माँ बाप को पैसे देने लगा तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या तुझे प्रमोशन मिल गया है? तब उसने वह सारी बात बताई कि किस तरह वह रोज राशि सामने जलील होता है, और राशि और मोहित ने शादी भी कर ली है। दोनों इतने खुश हैं कि उन्हें खुश देखकर मुझे अपनी किस्मत से जलन होती है कि क्यों मैंने राशि को ठुकरा कर सीमा से शादी की। फिर एक दिन उसने अपने माँ बाप को बताया कि राशि माँ बनने वाली है। अब राशि के माँ बाप भी कई बार कंपनी में आते जाते दिखाई देने लगे। फिर एक दिन राशि को बेटा भी हो गया। उस दिन कंपनी में सभी वर्कर्स को मिठाई का एक एक डिब्बा दिया गया। मिठाई राशि के पापा ने अपने हाथों से सभी को दी। राजीव को देखकर वह भी दंग रह गए और बोले, राजीव जी, आप कब मिठाई खिला रहे हो? हमारी बिटिया ने तो खिला दी। राजीव शर्म से अपनी नजरें झुकाकर रह गया, क्योंकि राजीव जब भी सीमा से बच्चे के बारे में बात करता तो वह इतना लड़ाई झगड़ा करती कि आसमान सर पर उठा लेती। इसीलिए उसने उससे बोलना ही छोड़ दिया था। अब तो राजीव राशि के बच्चे को खिलाकर ही अपना शौक पूरा कर लेता और हमेशा पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता कि काश उसने राशि को उस दिन घर से ना निकाला होता, तो आज उसका भी हंसता खेलता परिवार होता। उधर राजीव और राशि की शादी टूटने के बाद कमला जी की सच्चाई जब उनके बेटे बहू को पता चली तो उन्होंने भी उसे घर से निकाल दिया। जब वह किसी से भी खाने के लिए कुछ मांगती या पहनने ओढ़ने को कुछ मांगती तो सभी लोग उनको दुत्कार देते कि यही औरत है जिसने कई निर्दोष लोगों की गृहस्थी में आग लगाई। और एक दिन ऐसा भी आया कि वह भी भटकते भटकते राशि की ही कंपनी में झाड़ू पोछा का काम करने लगी। तब उसे भरपेट भोजन नसीब होता था। जब जब वह राशि को लग्जरी कार में आते जाते देखती तो उसे अपने गुनाह याद आते कि काश उसने झूठ बोलकर राशि की जिंदगी बर्बाद ना की होती तो उसकी ये दुर्दशा ना होती। लेकिन कहा गया है ना, जो बोएगा वही पाएगा। यह बात सच है। वही हुआ कमला जी के साथ। उधर राजीव के माँ बाप भी जीवन भर अपने पोते पोती के लिए तड़पते रह गए।
तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।